अब हम आगे बात करेंगे विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की, जिनमें सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। हाँ, सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत ज़्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे। इनफैक्ट इनको ये माना जाता है कि मोस्ट फेमस साइकोलॉजिस्ट, कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्धि अब तक किसी मनोवैज्ञानिक ने पाई तो वो किसने पाई? सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है। बेसिकली ये एक साइकेट्रिस्ट थे। साइकेट्रिस्ट या मनश्चिकित्सक जिनको कहते हैं, एक प्रकार के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होता है साइकेट्री में, मनश्चिकित्सा में। साइकेट्री क्या है? जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनके जो पेशेंट होते हैं, उनके रोगी होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, दिल की बीमारी का डॉक्टर होता है। ऑर्थोपेडिक्स में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं वो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर एमबीबीएस का डिग्री, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के आधार पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक नाम है साइकेट्रिस्ट का, मनश्चिकित्सक का। इन्होंने बहुत गहराई से काम किया साइकोलॉजी में भी। तो बेसिकली जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये फाउंडर कहलाते हैं मनोविश्लेषणवाद के। ठीक है। जो लोग फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं उनको ये बात पहले से पता है ना तुम लोगों को। तो जो फ्रेश बैठे हैं उनको ये याद रखना है कि मनोविज्ञान में बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं हैं जिनको स्कूल्स कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है। उनमें से ही एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञान। और सिगमंड फ्रॉयड जो हैं वो फाउंडर हैं, वो संस्थापक हैं मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञान के। अब थ्योरी की अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल थ्योरी है इनका, बहुत गहराई से इन्होंने अपना काम किया है। हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है। हमको जितना पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के रिलेवेंट है उसे हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे मन की संरचना की, फिर हम बात करेंगे व्यक्तित्व की संरचना की, और फिर हम बात करेंगे मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं की। इससे पहले कुछ चीज़ें इंट्रोडक्टरी रूप में हमको सिगमंड फ्रॉयड के बारे में याद रखनी है। तो एक सीधा सीधा फैक्ट कि ये थे वियना ऑस्ट्रिया से।
दूसरा फैक्ट याद रखना है कि ये बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट थे। तीसरी बात याद रखनी है कि इन्होंने अपने पेशेंट्स के केस अध्ययन किए। ये कुछ बेसिक पॉइंट है, आगे फिर अब हम बात करते हैं। वियना ऑस्ट्रिया इनका ओरिजिन है, वियना जगह है ऑस्ट्रिया नाम के देश में। साइकेट्रिस्ट थे, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि साइकेट्रिस्ट थे तो इनके पास मेंटली डिसऑर्डर्ड लोग या साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्ड लोग आते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने उपचार के लिए। तो मनोरोगियों का इन्होंने गहन अध्ययन किया और एक एक पेशेंट का गहनता से अध्ययन करना क्या कहलाता है? केस अध्ययन, केस स्टडी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एज ए डॉक्टर जो भी पेशेंट इनके पास आता था, उस पेशेंट की क्या समस्या या क्या बीमारी है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी उस बीमारी के चिन्ह क्या हैं, उसके जो बीमारी के कारण है वो क्या है, कि ये बीमारी कब से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, उसके गहराई से वो कारणों को जानने की कोशिश करते थे और फिर कारणों को जान करके उसके आधार पर उपचार का प्रयास करते थे। और ये सारी चीज़ों को एक फाइल के रूप में डेटाबेस को कंपाइल किया जाता था, पूरे आंकड़ों का संग्रहण किया जाता था, तब उसको क्या कहते हैं हम? केस अध्ययन। ठीक है। अब इनके अगर हम थोड़े से विचारों की बात करें फ्रॉयड के, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं आगे पढ़ने के लिए। क्योंकि डॉक्टर थे तो बैकग्राउंड किसका होगा? साइंस का ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है। और साइंस में भी डॉक्टर बनने के लिए बायो बैकग्राउंड होता है। ठीक है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में ये माना जाता है कि हम मनुष्य भी एक जीव हैं, एक प्राणी हैं, बाकी सारे पशुओं की तरह। ठीक है। तो बेसिक मैकेनिज्म जो होते हैं, मूल प्रक्रियाएं जो होती हैं, वो सभी प्राणियों की लगभग समानांतर होती हैं। जैसे हम में, गाय में, कुत्ते में, बंदर में, गधे में, घोड़े में कॉमन चीजें हैं या नहीं है? नहीं है क्या? हम कुछ खाते हैं, हम में पाचन की प्रक्रिया होती है, उन सब में भी होती है। आप सब सांस लेते हो, वो सब भी लेते हैं। ठीक है। आप में ब्लड है, उनमें भी है, जिनका मैंने नाम लिया उनमें सब में ब्लड होता है। ठीक है। हम में, मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन होता है, उन सब में भी होता है, वे भी अपनी अपनी संतति को जन्म देते हैं। तो बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मूल जैविक प्रक्रियाएं क्या हैं? हमारी और इन सभी पशुओं की समानांतर है। तो फ्रॉयड का विचार था कि हम मनुष्य भी वास्तव में कैसे हैं? पशुओं जैसे ही हैं। ठीक है। और हमारी जो शुरुआत हुई है, अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत अपन पढ़ते हैं, ओरिजिन पढ़ते हैं, शुरुआत पढ़ते हैं, तो हम भी जंगलों में रहा करते थे। पता है ना ये बात? तो ऐसे शुरू से ऐसे मकान, बिल्डिंगें थोड़ी ना हुआ करते थे। कहाँ रहते थे? हम भी जंगल में रहा करते थे। ठीक है। और जंगल में रहते थे, अन्य पशुओं के साथ रहते थे। तो इनका, यानी फ्रॉयड का मानना है कि हम में भी पाश्विक प्रवृत्तियां थी, यानी पशुओं जैसी ही प्रवृत्तियां थी। अब पशुओं के संसार की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है? जो ताकतवर है, जिसमें ज्यादा ताकत है, वो कमजोर को खा लेता है। जंगल में क्या राज चलता है? यही चलता है ना, शेर को राजा कहते हैं जंगल का। इसीलिए कहते हैं कि भैया शेर बड़े बड़े जानवरों को भी मार करके खा लेता है। ठीक है। उसकी क्षमता होती है, शेर शिकार बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है, तो उसको राजा कह देते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि वहां पर यही तरीके का सिस्टम होता था कि जिसमें ताकत है वो कमजोर के ऊपर अपनी ताकत आजमा लेता है और अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। फ्रॉयड कहते हैं कि हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा थे शुरुआत में। ठीक है। शुरू में हम भी उसी प्रकार के सिस्टम का हिस्सा थे। तो हमारे भी ऐसा ही सिस्टम चलता था कि जो जिसमें ज्यादा ताकत होती थी वो अपनी मर्जी चला लेता था, दूसरों के ऊपर हम कहें एक प्रकार से वो राज कर लेता था। दूसरी बात, फ्रॉयड कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी भी हो सकती हैं, किसी भी मनुष्य की कोई भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है।
हम शुरुआत में तो किसी भी इच्छा को पूरा करने में शायद सक्षम थे, जिसके अंदर ताकत थी वो तो अपनी कैसी भी इच्छा को पूरा कर लेता था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य समाज बनाता गया, परिवार बने, परिवार के बाद क्या बने, समाज बने। ठीक है, समाज बने तो समाज में नियम कायदे बने, जिनको सामाजिक बंधन का नाम देते हैं। फ्रॉइड क्या कहते हैं उनको, सोशल रिस्ट्रिक्शन, सामाजिक बंधन। कि धीरे धीरे मनुष्य को सामाजिक बंधनों ने जकड़ लिया। ठीक है, हम समाज का हिस्सा बनने लगे, हमें अलग अलग सामाजिक बंधनों ने जकड़ लिया। और ये सामाजिक बंधन तो आज हम सब जानते हैं कि चलो हम जिस भी किसी समाज का हिस्सा हैं, जैसे हम एक ब्रॉड रूप में हम भारतीय समाज का हिस्सा है, लेकिन अगर हम डिवीजन देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो फिर धर्म है, हमारी सबकी अपनी अपनी जाति है, जाति में भी उपजातियां होती हैं। अब ये एक सामाजिक बंधन ही तो है कि जाति में ही विवाह करना है, और क्या है ये, कहीं ऊपर से थोड़ी ना लिख करके आया है, ये क्या है, एक सोशल रिस्ट्रिक्शन है, सामाजिक बंधन है कि आप जिस जाति के हैं हम उसी जाति में विवाह करें। ठीक है, या जो भी हम हमारे यहाँ माने कि इसके साथ ऐसे बात करनी है, इसके साथ खाना है, इसके साथ नहीं खाना है, व्यवहार संबंधी, आचरण संबंधी जितने भी नियम हैं वो सामाजिक बंधनों से ही उत्पन्न हुए हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि जैसे जैसे मनुष्य को सामाजिक बंधनों ने जकड़ लिया, वो अपनी इच्छाओं को दबा करके रखने लग गया, क्योंकि वो अपनी हर इच्छा की पूर्ति करने में सक्षम नहीं था इन सामाजिक बंधनों के कारण। और अब वो अपनी इच्छाओं को अंदर ही, अब पशुओं के इतने नियम नहीं होते हैं, आपने थोड़ा अच्छे से उनको ऑब्जर्व किया हो तो अपने से शायद थोड़ा अलग सिस्टम होता है, और खासकर जंगल की हम अगर बात करें तो वहाँ इतने गहरे नियम नहीं होते हैं। वहाँ अगेन वही चलता है कि जिसमें ताकत होती है वो राज करता है, जो जिसका शिकार कर लेगा वो राज करेगा, सीधी सी बात है। फ्रॉइड कहते थे कि जैसे जैसे हमारे ऊपर सामाजिक बंधन जकड़ने लगे तो मनुष्य अपने सारी इच्छाओं को दबा करके रखने लग गया। और जब मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को दबा के रखना शुरू किया, तब से ही समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हुई। अलग अलग जो मनोरोग हुए या मानसिक विकार हुए, उसे फ्रॉइड इसी सब का परिणाम मानते हैं कि सामाजिक बंधनों के चलते व्यक्ति अपने आप को सही से प्रकट नहीं कर पाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, और इस कारण उसमें नए नए विकार उत्पन्न होने लग गए। ठीक है, तो ये बेसिक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉइड ने बात करी मूल प्रवृत्तियों की। हाँ, वो बात करते हैं मूल प्रवृत्ति के बारे में कि हम सभी कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं। मूल प्रवृत्तियां ऐसी प्रवृत्तियां जिनको हम बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं कि ये तो हमारे जीवन को चलाने वाली हैं। ठीक है, ये हमारी मुख्य प्रवृत्तियां हैं। तो वो बात करते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट की और डेथ इंस्टिंक्ट की, कि हर मनुष्य में ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक है डेथ इंस्टिंक्ट। जीवन मूल प्रवृत्ति या लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसको फ्रॉइड ने इरोस का नाम दिया, उनका कहना था कि हम में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक रखते हैं या जीवन जीने के प्रति आशावान बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बताते थे जीवन मूल प्रवृत्ति में, वो बताते थे लैंगिक मूल प्रवृत्ति को।
सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को। अब यहाँ फ्रॉयड ने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट वर्ड को एक कॉमन या जनरल टर्म के यूज में लिया है, किसी विशिष्ट रूप में नहीं लिया है। जनरल टर्म ऐसे कि कोई भी मनुष्य अपनी संतति की उत्पत्ति करता है, ठीक है, और उस संतति का लालन पालन या पालन पोषण करता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट कहा है। तो बेसिकली फ्रॉयड का विचार ये है कि हम हमारा जीवन इसी पर्पस से जी रहे होते हैं कि हाँ, संतति को उत्पन्न करके और उसका पालन पोषण करना, उसके लिए अच्छे से अच्छी जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो सब करना। मुख्य चीज़ जो हमको आशावान बनाती है, जो हमें होपफुल बनाती है, वो यही है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के रूप में। और इसी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के रूप में, या हम कहें लाइफ इंस्टिंक्ट के एनर्जी के रूप में, एक नाम दिया उन्होंने लिबिडो। लिबिडो क्या है, ये टर्म याद रखोगे कि फ्रॉयड कहते हैं कि हम सब में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार रहता है। ये ऊर्जा, जिसको हम सेक्सुअल एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं, लैंगिक ऊर्जा का नाम भी दे सकते हैं। फ्रॉयड कहते हैं कि यही वास्तव में हमारी जीवन ऊर्जा होती है। लैंगिक ऊर्जा ही क्या है, हमारी जीवन ऊर्जा है, कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ में सकारात्मक चीज़ें करने के लिए, या लाइफ में कुछ सृजन करने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये लिबिडो, ये एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उधर थैनाटोस की जब वो बात करते हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति की जब फ्रॉयड बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि मनुष्य में एक ये विचार भी होता है कि जीवन का अंत क्या है, जीवन का अंत मृत्यु है, ठीक है, दैट द एंड ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, कि जीवन का अंत तो मृत्यु होना है, भले तुम इस जीवन में जन्म के बाद में कोई कुछ भी कर ले, ठीक है, कोई खूब दान दक्षिणा कर दे, कोई खूब धार्मिक कार्य कर ले, कोई खूब दूसरों की भलाई कर ले, या कोई खूब पैसा कमा ले, खूब नाम करा ले। कोई ऐसा आदमी है क्या जो अमर हो गया अभी तक या हो जाएगा? नहीं है। तो फ्रॉयड इसी बात को रखते हैं कि एंड ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ। हम जानते हैं कि जीवन का अंत किस रूप में है, मृत्यु के रूप में। और ये विचार हम में एक नकारात्मकता या एक प्रकार से निराशा उत्पन्न करता है। ये निराशा या नैराश्य जो है, उसी को उन्होंने थैनाटोस का नाम दिया है। और इस निराशा के कारण ही हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती है, एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा के रूप में कुछ चीज़ें कार्य करती है। जैसे नेगेटिव इमोशंस का जनरेट होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत विध्वंसात्मक हो जाना, बहुत हिंसा करना किसी के प्रति। ये सबको किससे लिंक करते हैं फ्रॉयड? इस सब को लिंक करते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, कि जिन लोगों में मृत्यु मूल प्रवृत्ति अधिक हो जाती है या उसका संचार अधिक हो जाता है, वे नकारात्मक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं या विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। एक नॉर्मल आदमी में दोनों रहते हैं। फ्रॉयड कहते हैं कि सब में लाइफ इंस्टिंक्ट भी है, डेथ इंस्टिंक्ट भी है, बट ऑब्वियसली एक सामान्य व्यक्ति में थोड़े से लाइफ इंस्टिंक्ट हायर होते हैं, किसकी तुलना में? डेथ इंस्टिंक्ट की तुलना में। इसीलिए हम चीज़ें करते हैं कि हाँ, ये काम करना है, ये नौकरी लगनी है, ये चीज़ ले आऊँ, अब ये कर लूँ। तो वो सब कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, वो जीवन मूल प्रवृत्ति से आती हैं। जिन लोगों में ये ज़्यादा हो जाता है, डेथ इंस्टिंक्ट हाई हो जाता है, तो वो या तो बहुत विध्वंसात्मक हो जाते हैं या बिल्कुल ही एक हम कहें कि निराश हो जाते हैं। जैसे डिप्रेशन से जो पीड़ित होते हैं और साथ के जो शिकार होते हैं, तो फ्रॉयड सीधे सीधे कहते हैं कि उनमें क्या ज़्यादा है? डेथ इंस्टिंक्ट ज़्यादा है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो फ्रॉयड का विचार ये है कि उनमें भी लाइफ इंस्टिंक्ट की तुलना में क्या ज़्यादा हो जाता है? डेथ इंस्टिंक्ट ज़्यादा। तो ये बेसिक है। इसके बाद हम इन तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। इतनी बातों को पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो तीनों तो ऐसे पॉइंट्स लिख लो, इतना लिख लो, फिर थोड़ा सा एक एक लाइन जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति की लिखा दूंगी। ये ऐसा का ऐसा लिख लो। काम कर रहे हो कुछ? एक बार चेयर पकड़ा दो। आप लोग के काम थोड़ी आ रही है। थैंक यू।
बंद कैसे? हो गया? ये लिबिडो भी लिख लिया क्या? रुको, वो दोनों लिख लिए ना? हाँ, अब नीचे लिखो। सबने लिख लिया था या बचा है? जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को जीवन जीने के प्रति, व्यक्ति को जीवन जीने के प्रति आशावान बनाती है। फ्रॉयड द्वारा लैंगिक मूल प्रवृत्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। लैंगिक प्रवृत्ति की ऊर्जा को ही लिबिडो कहा गया। डेथ इंस्टिंक्ट में लिखो, मृत्यु मूल प्रवृत्ति इस विचार से संबंधित है कि जीवन का अंत सदैव
जीवन का अंत सदैव मृत्यु ही होता है। मृत्यु ही होता है। यह व्यक्ति में निराशा उत्पन्न करती हैं तथा क्रोध, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या तथा नैराश्य तथा क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या तथा नैराश्य उत्पन्न करती हैं। नैराश्य यानी एक्सट्रीम निराशा, नैराश्य उत्पन्न करती है। ठीक है, अब हम जो तीनों पॉइंट हैं उनको वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मन की संरचना की। तुम में से कितने हो जो जाकर के बुक में से रीडिंग लगाते हो, जो यहाँ पढ़ रहे हो? कोई भी नहीं लगा रहा? कितनों के पास है? बहुतों के पास तो है ना। तो यहीं से मिलनी थी ना बुक, तो बाकी को भी तुमने क्यों नहीं ली है? एडमिशन तो ले चुके हो ना तुम लोग। फिर भाई उसका फायदा ये होगा कि एक रीडिंग लगाओगे तो जितने भी शब्द मैं बोल रही हूँ, जितनी भी बातें मैं बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज रिटन देयर। ठीक है ना?